जाति भेद, गांधी और अंबेडकर। जाति भेदभाव, गांधी और अंबेडकर। भूमिका, गांधी और अंबेडकर दोनों तत्कालीन सामाजिक स्थितियों व परिवेश से असंतुष्ट थे। दोनों समाज का नवनिर्माण करना चाहते थे। इस क्रम में दोनों ने समाज में प्रचलित सामाजिक कुरीतियों, जाति भेद, छुआछूत आदि को दूर करने का प्रयास किया। गांधी सामाजिक समरसता की स्थापना एवं सर्वोदय की अवधारणा को साकारित करने के लिए परंपरागत हिंदू सामाजिक संरचना में रचनात्मक सुधार चाहते हैं। वहीं अंबेडकर इसमें मूलभूत ढांचागत परिवर्तन की मांग करते हैं और ऐसा न होने पर शूद्रों के लिए हिंदू धर्म से अलग होने की भी सिफारिश करते हैं। गांधी और अंबेडकर दोनों जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करना चाहते हैं। दोनों शूद्रों की समस्या का समाधान चाहते हैं, परंतु इस समस्या को कारण, स्वरूप व निदान के प्रति दोनों का दृष्टिकोण एवं कार्य पद्धति अलग अलग है। परिणाम स्वरूप दोनों में समस्या समाधान के प्रति एक वैचारिक दूरी सदैव बनी हुई है। ये समस्याओं के समाधान हेतु अलग अलग मार्ग प्रस्तुत करते हैं। इस क्रम में दोनों ने वर्ण व्यवस्था के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। गांधी जी का वर्णन व्यवस्था संगति विचार। गांधी वर्ण व्यवस्था को हिंदू धर्म का अनिवार्य अंग मानते हैं। वे इसे धर्म का आविष्कार तया सत्य की निरंतर गवेषणा का परिणाम मानते हैं। गांधी के अनुसार वर्ण व्यवस्था का आशय व्यवसाय मूलक विभाजन पर आधारित सामाजिक संगठन से है। हरिजन में गांधी यह कहते हैं कि वर्ण धर्म का अर्थ है हर एक की कर्तव्य के रूप में अपने पुरखों के आनुवंशिक व्यवसाय को वहां तक निर्वाह करना चाहिए जहां तक वह आधारभूत नैतिकता के विरुद्ध न हो। गांधी के सामाजिक विचारों का आधार समानता है। इनके अनुसार सभी व्यक्ति समान हैं, अतः जाति, धर्म, व्यवसाय इत्यादि के आधार पर समाज में जो असमानता, ऊंच नीच, उत्कृष्ट निकृष्ट आदि का भाव निर्मित किया गया है वह कृत्रिम है। वह मनुष्य की अपनी इच्छा पूर्ति या स्वार्थ पूर्ति का साधन है। आदर्श समाज की स्थापना तभी हो सकती है जब ऊंच नीच का यह भाव समाप्त हो। सामाजिक संदर्भ में गांधी यद्यपि जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं, परंतु वे जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, छुआछूत आदि के विरोधी है। गांधी वर्ण व्यवस्था को केवल व्यक्ति के आर्थिक जीवन व आजीविका प्राप्ति से संबंधित करते हैं, जिसमें ऊंच नीच का स्थान नहीं है। गांधी की इस वर्ण व्यवस्था में 3 बातें सम्मिलित हैं। 1. सभी कार्यों या व्यवसायों में समानता होनी चाहिए। इसमें श्रेष्ठता निम्नता का भाव नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में धर्मों द्वारा बताए गए श्रेणीगत पदानुक्रम को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वंशानुगत कार्य, परंपरागत व्यवसाय को व्यक्ति द्वारा अपनी आजीविका का साधन व समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन समझकर करना चाहिए। दूसरे शब्दों में व्यक्ति को स्वधर्म का पालन निष्ठा के साथ करना चाहिए। 3. समाज में इस विचार का पालन करने के लिए विभिन्न कार्यों व व्यवसायों से प्राप्त होने वाले लाभों में अधिकाधिक समानता होनी चाहिए ताकि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में कमाव न आए। स्पष्टतः वर्ण व्यवस्था की अवधारणा में कीमत एवं प्रतिष्ठा के संबंध में समरूपता पर जोर दिया गया है। आचार्य विनोबा भावे ने गांधी के वर्ण व्यवस्था का सार निम्न बातों में बताया है। 1. सभी प्रकार की प्रतियोगिता की समाप्ति हो। 2. सभी कार्यों, उद्योगों एवं व्यवसायों के लिए समान वेतन की व्यवस्था हो। 3. सभी व्यक्तियों को वंशानुगत शक्तियों या योग्यता से लाभ उठाने के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था हो। गांधी के अनुसार वर्ण व्यवस्था में सामाजिक कर्तव्यों के वर्गीकरण एवं श्रम विभाजन की बात निहित है। इसमें व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक समाज रचना का आधार निहित है। गांधी जी निम्नलिखित कारणों से वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। प्लस जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था से वंशानुगत व्यवसाय को परिष्कृत करने में आसानी होगी। पिता द्वारा प्राप्त अनुभव व योग्यता को प्राप्त कर पुत्र जीवन में सरलता से अग्रसरित हो सकता है व अपनी आजीविका की पूर्ति कर सकता है। सरलता से आजीविका की पूर्ति होने पर व्यक्ति अपने शेष समय का सदुपयोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति में कर सकता है। मनुष्य द्वारा अपना पैतृक कार्य त्यागने पर अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। इससे समाज में किसी कार्य विशेष के लिए प्रतियोगिता व संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। परिणाम स्वरूप घृणा व विद्वेष की भावना बढ़ेगी, बेरोजगारी का विस्तार होगा। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था से
आर्थिक जीवन में कटुता व प्रतियोगिता की समाप्ति होगी। व्यक्तिगत लाभ अर्जन करने का भाव समाप्त होगा। वर्ग व्यवस्था से सामाजिक संतुलन की स्थापना में मदद मिलती है। यह हिंदू धर्म को आंगिक एकता को इंगित करता है। गांधी इस आंगिक एकता को दैवीय व प्राकृतिक मानते हैं। यह वशानुगत कर्म नियम शाश्वत नियम है। इसमें ढांचागत परिवर्तन संभव नहीं है। यहां गांधी वर्ण व्यवस्था को मानने के साथ साथ यह भी मानते हैं कि सामाजिक महत्व एवं कीमत के दृष्टिकोण से सभी कार्य समान है। अतः किसी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। गांधी के अनुसार वर्ण व्यवस्था में विकृति का कारण कुछ पेशों तथा व्यवसायों को निम्न मानकर तथा कुछ को उच्च मानकर जातिगत विशेषताओं को उसमें स्थापित करना है। स्पष्टतः जब वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच का भाव आता है तो फिर जाति भेद का रास्ता प्रशस्त होने लगता है। यह जाति भेद वर्ण व्यवस्था में विकृति का परिणाम है। गांधी के अनुसार वर्ण का सिद्धांत जाति का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था नैतिक है जबकि जाति का सिद्धांत अनैतिक है। वर्ग व्यवस्था का सिद्धांत श्रम विभाजन पर आधारित है। यह सामाजिक कर्तव्यों के विभाजन व वर्गीकरण का सिद्धांत है, जबकि जाति व्यवस्था कृत्रिम है। यह समाज में विषमता व घृणा को बढ़ावा देती है। आदर्श समाज के निर्माण के लिए इसका विनाश आवश्यक है। वर्ण 4 है, जातियां अनेक है। जातियों में ऊंच नीच उत्कृष्टता निकृष्टता का भाव विद्यमान है। इससे अस्पृश्यता को बढ़ावा मिलता है। सर्वोदयी समाज की रचना करने के लिए इसका उन्मूलन आवश्यक है। जाति भेद बनाम जातिवाद। जाति भेद का घनिष्ठ संबंध जातिवाद से है। जातिवाद जाति प्रथा से संबंधित है। यह एक सामाजिक समस्या है। यह जातिवाद ही एक अर्थ में विभिन्न जातियों में स्तरीकरण एवं श्रेणीकरण को बढ़ाकर जाति विभेद की नींव रखता है, जिसकी अभिव्यक्ति एक दसरे के प्रति प्रेरणा, द्वेष या प्रतिस्पर्धा के रूप में होती है। अपनी ही जाति के हित को सर्वोपरि समझना जातिवाद का सबसे सामान्य रूप है। वस्तुतः जातिवाद एक जाति के सदस्यों को वह भावना है जो अपनी जाति के हित के सम्मुख अन्य जाति के समान हितों का अवलना व प्रायः हनन करने को प्रेरित करती है। जातिवाद में समाज या व्यक्ति की बजाय कम्वल अपनी जाति के हित को ध्यान में रखा जाता है। इस रूप में जातिवाद मानव भावनाओं का संकुचित रूप है। यह वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर चोट करता है। सर्वोदयी समाज के निर्माण में यह घातक है। निदान का उपाय परंपरागत हिंदू समाज की संरचना में सुधार किया जाए, उसमें आयो विकृति को दूर किया जाए। इसके लिए गांधी निम्नलिखित उपाय करते हुए नजर आते हैं। सवर्णों का हृदय परिवर्तन। 2 मंदिर प्रवेश। 3 हरिजन नाम देना मनोवैज्ञानिक समर्थन। 4 हरिजन सेवक संघ की स्थापना। 5 कथन, अगर मेरा पुनर्जन्म हो तो शूद्र के रूप में, ताकि मैं उनका पूर्ण सुधार कर सकूं। अगर नहीं हुआ तो हिंदू धर्म नष्ट हो लुबाल जाएगा। 6 जाति भेद का प्रयोग कर विभिन्न राजनीतिक दलों में अपना हित संवर्धन किया है। 7 गांधी शूद्रों के रहन सहन के ढंग में भी मकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं। उनके अनुसार वह मांस भक्षण, मदिरापान इत्यादि निकृष्ट कोटि के कार्यों से दूर रहे। निदान क्यों जरूरी? अस्पृश्यों के अलग होने पर सवर्णों और उनके बीच अंतर्जातीय संघर्ष की दूसरी या नई सामाजिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। 2 सामाजिक संतुलन व सामाजिक स्वास्थ्य की रक्षा हेतु। 3 हिंदू समाज की एकता को बनाए रखने के लिए। 4 हिंदू समाज को विनष्ट होने से बचाने के लिए। अंबेडकर 1891 से 1956। अंबेडकर जातिभेद के निदान हेतु परंपरागत हिंदू सामाजिक संरचना में ढांचागत परिवर्तन की बात करते हैं। इस क्रम में वे वर्ण व्यवस्था का विरोध करते हैं, क्योंकि 1 इनके अनुसार दलितों की अमानवीय स्थिति का मूल कारण वर्ण व्यवस्था है। 2 इसमें व्यक्ति की क्रियात्मक क्षमता को उपेक्षा का भाव सम्मिलित है। 3 इसमें गुण की बजाय केवल जन्म के आधार पर किसी को पूजनीय व किसी को परिणत करार दिया जाता है। 4 वर्ण व्यवस्था में यह माना जाता है कि सबको नियति पूर्व निर्धारित है। इसका आशय यह है कि दलित का दलित बने रहना ही ईश्वरीय इच्छा है। इस रूप में यह व्यवस्था व्यक्ति को स्थिति में परिवर्तन का विरोधी है।
5 वर्ण व्यवस्था अपमानजनक सामाजिक व्यवस्था है। यह मनुष्य की सृजनशील प्रवृत्तियों पर कुठाराघात कर उनमें परावलंबन की भावना को बढ़ाता है। 6 इनके अनुसार वर्ण व्यवस्था कोई दैवीय या प्राकृतिक नियम नहीं है। यह अटल नियम नहीं है। यह एक कृत्रिम व्यवस्था है जो कि कुछ बगों द्वारा अपनी स्वार्थों की सिद्धि हेतु निर्मित की गई है। गांधी जहां यह मानते थे कि जाति भेद वर्ण व्यवस्था की विकृति का परिणाम है, वर्ण व्यवस्था को बनाए रखकर भी इसकी विकृति को दूर किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में अनिवार्य संबंध नहीं है। वहीं अंबेडकर यह कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था की स्वाभाविक अनिवार्य विकृति का परिणाम जाति भेद है। जाति भेद को दूर करने के लिए वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन आवश्यक है। यहाँ अंबेडकर वर्ण को नए रूप में व्याख्या करते हैं। इनके अनुसार आरंभ में वर्ण व्यवस्था 3 वर्षों में बंटी। 1 ब्राह्मण, 3 वैश्य, 2 क्षत्रिय। इंडो आर्यन समाज में शूद्रों को क्षत्रिय वंश का अंश माना जाता था। उनका कोई पृथक वर्ग नहीं था। ये क्षत्रिय वर्ण के ही भाग माने जाते थे। परंतु कालांतर में जब ब्राह्मणों एवं शूद्र राजा के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ तो फिर ब्राह्मणों ने शूद्रों का उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया। इस प्रकार उन्हें क्षत्रिय वर्ग से पृथक कर दिया गया। इन तीनों वर्णों से पृथक शूद्रों के लिए एक 14 वर्ण बनाया गया तथा सेवा संबंधी कार्यों को उनसे संबंधित कर दिया गया। सामाजिक आर्थिक संदों में उनके अपर अनेक बदिरों लगा दी गई। परिणाम स्वरूप उनकी स्थिति में लगातार नकारात्मक परिवर्तन होता गया। हिंदू धर्म में सुधार के सलाह। अंबेडकर हिंदू धर्म को उसके अमानवीय मूल्यों एवं जातिगत भेदों से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ सुझाव देते हैं। 1. हिंदुओं के नैतिक आचरण के निर्धारण हेतु केवल एक प्रमाणिक धार्मिक ग्रंथ होना चाहिए जो सभी हिंदुओं द्वारा मान्य व स्वीकार हो। इस एक ग्रंथ के अलावा बाकी अन्य ग्रंथों को कोई सामाजिक या कानूनी मान्यता नहीं दी जाए। अन्य धर्म ग्रंथों के सिद्धांतों, नियमों आदि का प्रचार करना दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। 2. पंडे पुजारियों के पद समाप्त किए जाए। यदि रहे भी तो फिर इसका आधार वंशानुगत या जन्म न होकर राज्य द्वारा ली जाने। बाली परीक्षा में उत्तीर्णता हो। प्रत्येक हिंदू के लिए पुरोहिताई के द्वार खोल दिए जाएं। 3. किसी भी पंडे या पुजारी को उस कार्य के निर्वहन के लिए न्यूनतम शिक्षा का होना आवश्यक होना चाहिए। बिना डिग्री या उपाधि के इस कार्य को करने पर दंड का प्रावधान होना चाहिए। 4. राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए ICS अधिकारियों की भांति पुरोहितों की संख्या भी निर्धारित व निश्चित होनी चाहिए। 5. पुरोहितों को राज्य का नौकर होना चाहिए। राज्य द्वारा उसे तनख्वाह देनी चाहिए। अंबेडकर के कुछ अन्य विचार। अंबेडकर सबों के हृदय परिवर्तन व गांधी के थोड़े बहुत सामाजिक सुधार कार्यक्रम पर विश्वास नहीं करते थे तथा वे समानता को स्थापना हेतु दीर्घकालीन इंतजार के भी पक्षधर नहीं थे। उनका कहना था कि स्वतंत्रता व समानता के खोए हुए अधिकार याचना से नहीं अपितु कठिन संघर्ष से प्राप्त होता है। इसीलिए उन्होंने अपने हक के लिए याचना की बजाय संघर्ष करना अधिक उपयुक्त समझा। दलितों के हित को प्रकाश में लाने के उद्देश्य से मूक नायक व बहिष्कृत भारत दोनों पाक्षिक पत्रिका के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंबेडकर के दलित आंदोलन की 2 प्रमुख धाराएं थी। सामाजिक समानता के लिए संघर्ष। 2. सांस्कृतिक दास्ता से मुक्ति। अंबेडकर पहले इन लक्ष्यों की प्राप्ति हिंदू समाज में रहकर करना चाहते थे। इसके लिए एक तरफ उन्होंने दलितों को मंदिर प्रवेश व अन्य नागरिक अधिकार देने के लिए संघर्ष किया, तो दूसरी तरफ उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों से उन अंशों को हटाने को बताको जो सामाजिक विषमता व बुराइयों को प्रश्रय देते थे। इस संदर्भ वे एक नए हिंदू ग्रंथ की वकालत करते हैं जिसमें स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व की भावना हो। अंबेडकर को धीरे धीरे ऐसा प्रतीत हुआ कि परंपरागत हिंदू सामाजिक संरचना में सकारात्मक प्रभावी सुधार कर पाना कठिन है। इसीलिए वे कालांतर में हिंदू धर्म से अलग होकर बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं, जो कि समानता, स्वतंत्रता व भ्रातृत्व को मूल भावना पर आधारित है। जहां स्वावलंबन को भावना विद्यमान थी तथा बिना ईश्वर आदि की सहायता से अपने लक्ष्यों को साकारित
करने का भाव विद्यमान था। अंबेडकर ने नागपुर में हुए अखिल भारतीय दलित वर्ग अधिवेशन 1956 में यह घोषणा की कि एक समय था जबकि हिंदू समाज के अभिन्न अंग के रूप में समानता की प्राप्ति के लिए हमने संघर्ष किया, किंतु अब हमारे आंदोलन का लक्ष्य मूलतः बदल गया है। अब हम राष्ट्रीय जीवन में हिंदुओं से भिन्न पृथक तत्व के रूप में बराबर के स्तर पर खड़े हैं। परंतु राष्ट्र आंदोलन की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर उन्होंने पृथक निर्वाचन को मांग तो छोड़ दी, परंतु दलितों के लिए आरक्षण व उनको विशेष सुविधाओं की मांग को लेकर दलितों के हित में एक नया पक्ष प्रस्तुत किया। जाति भेद के विविध आयाम। अंबेडकर ने हिंदू जाति प्रथा को खामियों, बुराइयों व विकृतियों को प्रकाश में लाने का प्रयास किया। इनके अनुसार दलितों के जीवन के सभी क्षेत्र इनसे प्रभावित हैं। शिक्षा ग्रहण करने की मनाही, अस्त्र शस्त्र रखने की छूट नहीं, सार्वजनिक तालाबों व कुओं के उपयोग की मनाही, स्वतंत्र रूप से आर्थिक क्रियाकलाप की मनाही, सामाजिक व्यवस्था में अंतिम स्थान, शूद्रों के जीवन का कोई मूल्य नहीं, पृथक आवासीय क्षेत्र, कार्य केवल उच्च वर्गों की सेवा करना, किसी राजकीय पद पर इनकी नियुक्ति नहीं, निम्न सामाजिक स्तर, दूसरों से विवाह करने की मनाही, उत्पीड़न के प्रति विरोध की आजादी नहीं, मंदिर में प्रवेश को लेकर पाबंदियां। अंबेडकर ने जाति आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए कई रचनात्मक उपाय दिए हैं। 1. अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन। 2. शिक्षा व्यवस्था पर ब्राह्मणों का एकाधिकार समाप्त कर उसे सर्वव्यापी बनाया जाए। 3. अस्त्र शस्त्रों एवं सेना में भर्ती से संबंधित मामलों पर से क्षत्रियों का एकाधिकार समाप्त किया जाए, भर्ती योग्यतानुसार हो। 4. सभी वर्गों व जातियों के लोगों को समान रूप से चुनाव लड़ने व मत देने का समान अवसर प्रदान किया जाए। 3. एक नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का प्रयास जो स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व की मूल भावना पर आधारित हो। 6. वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रोत्साहन। 3. औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण को बढ़ावा। जाति विभेदीकरण के सकारात्मक पक्ष। जाति व्यवस्था वंशानुगत व्यवसायों के ज्ञान, कला एवं व्यवहार को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करती है। इस रूप में यह व्यवस्था संस्कृति को बचाने एवं उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक है। इस व्यवस्था से विभिन्न जातियों में अंतःनिर्भरता बढ़ती है। विभिन्न व्यवसायों के लोग अपने कार्यों के संपादन हेतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जाति व्यवस्था व्यक्ति को मानसिक संतोष एवं सुरक्षा प्रदान करती है। जीवन में क्या कार्य करना है, किस समूह में विवाह करना है, किस प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक कार्यों का संपादन करना है, यह निर्धारित हो जाता है। प्रत्येक जाति का एक जातिगत संगठन होता है जो अवसर विशेष पर उस जाति के सदस्यों को सहायता प्रदान करता है। इससे सामाजिक सुरक्षा की स्थापना होती है। जाति अपने सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधती है। जाति के सदस्यों की भलाई के लिए धर्मशालाएं, चिकित्सालय, विद्यालय, जाति प्रथा बहुसमाज की स्थापना में सहायक है। यहाँ प्रत्येक जाति समान के उपयोगी अंग के रूप में कार्यरत रहती है। इस प्रकार जाति व्यवस्था परंपरागत सामाजिक संगठन को बनाए रखने की पक्षधर है। जाति प्रथा विभाजन पर आधारित है। इससे दक्षता एवं विशेषीकरण को बढ़ावा मिलता है। कतिपय राजनैतिक स्थिरता एवं सांस्कृतिक रक्षा में भी सहायक है। सामान्यतः जब किसी देश पर वाद्य आक्रमणकारियों का शासन स्थापित होता है तो फिर वहां सांस्कृतिक एवं राजनैतिक परिवर्तन आ जाते हैं, परंतु भारत इसका अपवाद रहा है। समय समय पर भारत पर अनेक आक्रमण हुए, परंतु विभिन्न जातियों ने इन आक्रमणों से भारत को राजनीतिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा की। निष्कर्षतः ऐसा कहा जा सकता है कि जाति प्रथा अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में इस क्रियाल देश में निवास करने वाले विभिन्न विचार, विभिन्न धार्मिक विश्वास, रीति रिवाज एवं परंपराओं से युका विविध वर्गों को एक मूत्र में बांधने का एक सफलतम प्रयास था।
नकारात्मक पक्ष यह सही है कि जाति व्यवस्था ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, परंतु समय के साथ साथ इसमें अनेक विसंगतियां आई है। यही कारण है कि वर्तमान में अधिकांश लोग जाति के उन्मूलन को बात करते हैं। इस तथ्य की पुष्टि राधाकृष्णन के इस कथन से होती है कि दुर्भाग्य वही जाति प्रथा जिसे सामाजिक संगठन को नष्ट होने से रक्षा करने से साधन के रूप में विकसित किया गया था, आज उसी की उन्नति में वह बाधक बन रही है। जाति प्रथा को हानियां निम्नलिखित हैं। जाति प्रथा समानांतर विकास एवं लंबवत विकास पर प्रहार करती है। जातिवाद के कारण योग्य व्यक्तियों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता। इस रूप में यह सामयिक आर्थिक विकास में बाधक है। जाति व्यवस्था देश को एकता में बाधा उत्पन्न करती है। प्रत्येक जाति राष्ट्रीय हितों के स्थान पर अपने जातीय हितों की प्रधानता देती है। यह राष्ट्रीय भावना के विकास में बाधक है। जाति प्रथा सामाजिक विषमता को बढ़ावा देती है, चूंकि इसमें उच्च-नीच का भास रहता है। इससे अस्पृश्यता का जन्म होता है। अस्पृश्यता समाज का कैंसर है। जाति प्रथा धर्म परिवर्तन को भी बढ़ावा देती है। आर्थिक एवं सामाजिक शोषण से मुक्ति पाने के लिए निम्न जातियों के कई लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। जाति प्रथा प्रजातंत्र को विरोधी है। प्रजातंत्र समानता, स्वतंत्रता एवं प्रातत्व को भावना पर आधारित है, जबकि जाति जन्म से ऊंच-नीच एवं असमानता पर आधारित है। इस रूप में ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। जाति व्यवस्था के निवारण हेतु उपाय। जाति आधारित राजनीति को हतोल सहित किया जाए। जातिगत शब्दों पर प्रतिबंध लगाया जाए। सामाजिक एवं नैतिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। समाज के सभी वर्गों के पिछड़ों को मिलाकर एक वर्ग बनाया जाए और उस वर्ग को आरक्षण किया जाए।